जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब इंसान तय नहीं कर पाता कि उसे दुख और अफसोस ज्यादा हो रहा है या शर्मिंदगी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन इस वक्त देश से प्यार करने वाले ज्यादातर भारतीयों के साथ ऐसा ही हो रहा है। वो तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई हो जाने और भारत के मेडल गंवा देने पर दुख ज्यादा महसूस हो रहा है, या ऐसे मौके पर भी मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष की एकदम निचले स्तर की राजनीति देखकर शर्म ज्यादा महसूस हो रही है। अगर राजनीति का लेवल गिराने का कोई मेडल होता ना तो बॉस, तो हमारे देश के विपक्ष को उसमें गोल्ड से कम कुछ नहीं मिलता। जब देश ओलंपिक में मेडल हाथ से निकलने के गम में डूबा हुआ है, उस वक्त भी इस देश का विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है, आज आपको देखना चाहिए। आपको घिन आ जाएगी देखकर कि क्या ही लेवल है इन लोगों का यार, और इनका लेवल कहां नीचे जाएगा यह तय नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने कोरोना के संकट काल में भी देश से ऊपर अपनी राजनीति को रख दिया मोदी विरोध के चक्कर में, जिन लोगों ने आंखें मूंद ली इंडी अलायंस शासित राज्यों में अगर लोगों के साथ कुछ हुआ तो सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में, वो लोग देश के मेडल के बारे में सोचेंगे? ये आपको लगता है? विनेश फोगाट को मेडल मिलने की खबर आई तो पहले माहौल बनाया गया कि मोदी को देखो करारा जवाब दे दिया विनेश ने, और जब विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई तो माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी ने साजिश करके विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिलने दिया। मतलब सीरियसली कुछ तो लेवल रखो यार। आज आपको पाठशाला में विस्तार से एक एक करके बताऊंगा कि इस साजिश की थ्योरी की सच्चाई क्या है, और फैक्ट्स के साथ साजिश की इस थ्योरी की धज्जियां उड़ाऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि एक तरफ देश की बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल लाने के लिए ऑलमोस्ट जान जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन घटाने का प्रयास कर रही थी। मेडल लाने के लिए वो अकेले नहीं, पूरी टीम हर संभव प्रयास कर रही थी, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस इस पूरे वाक्य में भी मोदी विरोध की पॉलिटिक्स से आगे ही नहीं बढ़ पाया, और इन लोगों ने साजिश का एंगल घुसेड़ दिया। भाई लोगों ने, इन लोगों का हाल वही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, बस इतना ही पब्लिक के सामने नैरेटिव ढकेल देना। आप देखिए ये लोग क्या क्या बोले भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के बहुत खास हैं, ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। हरियाणा की बेटी की पीठ में छुरा किसने मार दिया? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विनेश के अयोग्य होने की जांच करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विनेश का अयोग्य होना साजिश है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि विनेश को साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि विनेश का इतिहास रचना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ साजिश कर दी गई। भगवंत मान कह रहे हैं कि विनेश के जीतने पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, अयोग्य होने पर बयान दे रहे हैं। बॉस, क्या ये लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स भी करनी है तो कम से कम समय तो देख लो। उधर विनेश फोगाट निराशा के चरम पर है, देश का दिल बैठा हुआ है खबर सुनकर कि यार हाथ से आया हुआ मेडल निकल गया, और ये लोग कूद के राजनीतिक अखाड़े में आ गए झूठ के दाव से नरेंद्र मोदी को पटक नहीं देने। अलग लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में विपक्ष, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विनेश फोगाट हरियाणा से आती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, तो विनेश से अच्छा मौका क्या हो सकता है पीएम मोदी पर हमला करने के लिए? और कोई वजह नहीं है बॉस, कोई इनको मोहब्बत नहीं है। विनेश फोगाट का वजन बढ़ा कैसे? फाइनल के पहले क्या क्या हुआ पेरिस में? क्या कोई साजिश का एंगल है या नहीं है? और नरेंद्र मोदी सरकार ने विनेश के लिए क्या किया? आज आपको पाठशाला में एक एक चीज बताने वाला हूं, लेकिन पहले इंडी गठबंधन के राजनीति का गिरता हुआ स्तर देखिए एक बार। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए यह ब्लैक डे है। यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए यह पूरी साजिश हुई? फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं
कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है, उस समय उसका वजन होता है। हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। अगर मोदी साहब यूक्रेन और रशिया के बीच में की वॉर रुकवा सकते हैं तो विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन भी रुकवा सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। विनेश फोगाट का वजन तो थोड़ा भारी निकला, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स तो गजब की हल्की दिख रही। कोई फैक्ट नहीं, कोई सच्चाई नहीं, झूठ, भ्रम। और नरेंद्र मोदी ने सही कहा था सदन में खड़े होकर कि इन लोगों के मुंह में झूठ का खून लग गया है 2024 इलेक्शन के बाद से। विनेश फोगाट के मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कल से ही मोदी सरकार को घेर रहे थे। आज विनेश को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और मजबूती से वापसी करेंगे। राहुल गांधी विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर दुख जता रहे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता विनेश के अयोग्य होने को सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कुछ और कहेंगे और बाकियों को वही सदन में जैसा यू वेल में जाओ, तो यू नरेंद्र मोदी को घेरो वाला हिसाब है। सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, चूंकि हरियाणा में चुनाव है, दोनों हरियाणा से हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। ये क्या कारण है, इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, लेकिन डाउट खड़े कर देना, डाउट का बीज दिमाग में बो देना बिना फैक्ट को जाने हुए, यह विपक्ष का काम नहीं है। आधी अधूरी बातें बताना, उसे तो सड़क पर खींचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह ना बताना, यह विपक्ष का काम नहीं है। इंडी गठबंधन का एक और बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, जो विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी यही कह रही हैं। ये लोग तो उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे इन सभी नेताओं को विनेश फोगाट ने फोन करके बताया हो कि मेरे साथ साजिश हो गई। सुनिए डिंपल यादव को भी, फिर बताऊंगा संसद में इस मामले में क्या हुआ, फिर रखूंगा आपके सामने फैक्ट्स। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट का मुद्दा संसद में भी उठा। इंडी गठबंधन जिस तरह संसद के बाहर बयानबाजी कर रहा था, वैसे उन्होंने संसद के अंदर कर दिया। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर बयान तक दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक बार खेल मंत्री को भी सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि खेल मंत्री के बयान के बावजूद इंडी गठबंधन क्या करने लगा। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती
कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। खेल मंत्री के बयान से भी इंडी गठबंधन को संतोष नहीं हुआ। होगा कैसे? उनको सच थोड़ा ही सुनना है, उनको फैक्ट्स थोड़े सुनने हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी करना है। और इसलिए विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद संसद के बाहर इंडी गठबंधन के नेताओं ने विनेश फोगाट के समर्थन में नारेबाजी की। विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश बंद करो, विनेश फोगाट को इंसाफ दो के नारे लगाए गए। सुनिए जरा। सोचिए इस देश का विपक्ष मोदी विरोध में कितना निर्मम हो चुका है कि उसको किसी का दुख, किसी का दर्द दिखता नहीं। इनमें से किसी को ढेले भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि विनेश फोगाट की हालत क्या है। इनको और इनके इकोसिस्टम को किसी तरह इसे नरेंद्र मोदी की साजिश साबित कर देना है। बस आपको ऐसे नेताओं को देखकर और शर्म और घिन आएगी जब आप यह सुनेंगे कि पूरा भारतीय दल और खुद विनेश फोगाट रात भर प्रयास करती रही कि उनका वजन कम होकर 50 किलो के अंदर आ जाए। और इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया, सुनिए आप हैरान रह जाएंगे कि वहां भारतीय दल ने क्या मेहनत की। दरअसल विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल में पहुंची, इसलिए उनका वजन 50 किलो से ऊपर हो नहीं सकता था। लेकिन फाइनल से पहले विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम तक चला गया। इसे कम करने के लिए विनेश ने पूरी रात मेहनत की कि कैसे 2 किलो 700 ग्राम कम हो। तो जो लोग कह रहे हैं 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम नहीं बढ़ा था बॉस, 2 किलो 700 ग्राम बढ़ा। और कैसे बढ़ा आज आपको यह भी बताऊंगा। विनेश ने कई राउंड साइकिलिंग की, जंपिंग की रात भर कि किसी तरह से वजन कम हो जाए। 7 अगस्त को सुबह विनेश ने सोना सेशन भी लिया। विनेश ने अपने बाल तक कटवा लिए कि कुछ बाल का वजन होगा 50 ग्राम तो वो भी कम हो जाएगा। फिर भी विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल आया और इसी वजह से विनेश फाइनल के लिए अयोग्य ठहरा दी गई। आप सोचिए विनेश और उनके साथ पूरी भारतीय टीम रात भर मेहनत कर रही है कि देश को मेडल मिल जाए और ये लोग यहां तमाशा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर साजिश करवा दी। इस मेहनत का लेवल यह था कि एक समय तो विनेश अपनी जान तक जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन कम करने का प्रयास करने को तैयार था। लेकिन टीम ने एक लेवल के बाद प्रयास रोके क्योंकि विनेश फोगाट को डिहाइड्रेशन होने लगा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाई पानी छोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज करते चले जाइएगा, शरीर बचेगा तब तो। ये सब चल रहा है वहां पेरिस में और यहां ये लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं किसी ने विनेश फोगाट के मुंह में लड्डू डाल दिया कि 100 ग्राम इसका वजन बढ़ जाए। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं विनेश के बाल कटे हुए हैं। इतनी मेहनत, दर्द और तकलीफ के बाद भी विनेश एक फाइटर की तरह मुस्कुरा रही हैं। वहां विनेश एंड टीम जान पर खेलकर देश के लिए मेडल लाने का प्रयास कर रही थी और यहां इंडी अलायंस मोदी ने साजिश करवाकर विनेश का मेडल कैंसिल करा दिया। यह थ्योरी गढ़ रहा था। पॉलिटिक्स में भी तो थोड़ी शर्म की गुंजाइश होती होगी ना बॉस। यह सब बेचकर निपटा दिया गया है नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर। जो विपक्ष साजिश का रोना रो रहा है वो बताए ना फिर कि विनेश के साथ कब और कहां साजिश हुई, क्या साजिश हुई, उनकी टीम में से किसने साजिश की। लेकिन विपक्ष को तो झूठ और भ्रम फैलाकर निकल लेने का चस्का लगा हुआ है। उनको थोड़ी है, अभी कल को आके विनेश कह देंगे कि मेरे साथ साजिश नहीं हुई। ऐसे झाड़ेंगे ये लोग, नया भ्रम फैलाने में लग जाएंगे। विपक्ष थोड़े ना फैक्ट्स पे बात करेगा। मैं आपको फैक्ट्स और बताऊं उससे पहले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया तो सारे देश को दुख है। मेरे को पता लगा बजरंग और संगीता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया। तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे
सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, बस वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। जो लोग इस मामले में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग इसमें साजिश का एंगल लेकर आ गए, उनका एजेंडा चल नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया देख रही है कि जब से विनेश का मेडल छीन जाने की बात सामने आई, तब से प्रधानमंत्री से लेकर पेरिस में विनेश की देखरेख में लगी पूरी टीम जी जान से जुटी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर ट्वीट किया और लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव और प्रेरणा है। आज जो हुआ वो दुखद है, मजबूत होकर वापस आओ, हम आपके साथ। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा से भी बात की, पूरे मामले की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सारे ऑप्शंस आजमाने की बात कही, यानी जो हो सकता है वो करने का निर्देश दिया। उसके बाद पीटी उषा अस्पताल में एडमिट विनेश फोगाट से मिलने भी गई और विनेश का हौसला बढ़ाया। पीटी उषा और विनेश के डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि कैसे पूरी रात सबने मिलकर विनेश का वजन कम करने की कोशिश की। सुनिए एक बार। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. यानी वहां जी जान मेहनत हो रही थी देश के लिए मेडल लाने की, और यहां विपक्ष जी जान मेहनत कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने साजिश की यह एजेंडा सेट कर देनी। मोदी सरकार ने विनेश को अयोग्य किए जाने के खिलाफ अपील भी दायर कर दी और जो भी जरूरी कदम है वो भी उठा रही, लेकिन साजिश की थ्योरी ये सब जानकर भी फैलाई जा रही है। यह जानकर भी फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अगर यह काम करती तो मेडल मिल जाता। लेकिन ये सारी थ्योरीज ओलंपिक के नियमों के हिसाब से कितनी सही हैं, जो आप ट्विटर और जगह जगह सुन रहे हैं कि ये कर देती मोदी सरकार तो मिल जाता मेडल, उन थ्योरीज की सच्चाई भी आपको बताता हूं। एक थ्योरी यह चलाई जा रही है कि 50 किलो कैटेगरी में 2 किलोग्राम की छूट मिलती, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि ओलंपिक में ऐसा कोई नियम नहीं है, यह नियम वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता है। दूसरी थ्योरी यह चलाई जा रही है कि अगर इंजरी का बहाना कर लेते तो विनेश को सिल्वर मेडल तो मिल जाता। इसकी सच्चाई यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी वजन कराने में हिस्सा नहीं लेता या वजन के मामले में फेल हो जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है और आखिरी रैंक में आता है। तो अगर आप कहते हैं कि इंजरी हो गई और आप वजन नहीं कराएंगे तो आपको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बोल दिया इंजरी है, हमको सिल्वर दो, हम घर चल। मंगलवार को ही इटली की इमैनुएला ल्यूजी को 50 किलो फ्रीस्टाइल कैटेगरी में ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य घोषित किया गया, लेकिन इटली के विपक्ष ने ऐसा नहीं कहा कि वहां पर इटली के नेताओं ने जो है, इटली की प्रधानमंत्री ने जो है वहां पर जानबूझ के साजिश कर दी। इसी तरह रूस और स्लोवाकिया के 2 रेसलर्स को ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य किया गया, यानी विनेश फोगाट अकेली नहीं है जिनका वजन ज्यादा आया और वो अयोग्य साबित हो गए। तीसरी थ्योरी यह चलाई जा रही है कि विनेश के खिलाफ किसी ने साजिश की। इसकी सच्चाई यह है कि विनेश के पास पर्सनल फिजिशियन और डाइटिशियन है। विनेश ने खुद इनकी डिमांड की थी और सरकार ने यह डिमांड पूरी की, और यह टीम लंबे समय से विनेश के साथ काम कर रही है। यानी विनेश के साथ जो क्लोजली जुड़ी हुई टीम है वो सरकार की दी हुई टीम नहीं है, वो उनकी खुद की टीम है। बाकी तो जो भारतीय दल है वो है ही है। तो साजिश की बात कहां से आ गई बॉस? आज पूरा दिन मोदी विरोध में सारे के सारे कुश्ती और ओलंपिक एक्सपर्ट बने हुए थे सोशल मीडिया पर। नियम क्या है, कैसे खेल होता है, ओलंपिक में क्या प्रोटोकॉल होते हैं, सब ज्ञानी बॉस, सब अपने मन से चले हुए हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। मोदी को टारगेट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, इनका इकोसिस्टम तैयार है।
वो भी तब जब खिलाड़ियों के लिए मोदी सरकार वो सब कर रही है जिसकी एक खिलाड़ी को जरूरत होती है। अगर विनेश फोगाट को मेडल लेने से रोकने के लिए मोदी सरकार को साजिशी करनी होती तो फिर कोई यह बताए कि मोदी सरकार विनेश फोगाट के लिए यह सब क्यों करती, जो अब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पेरिस ओलंपिक में कुल 70 लाख रुपए से ज्यादा की हेल्प की गई विनेश फोगाट की। एसीटीसी यानी एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के तहत 17,10,000 रुपए खर्च किए गए विनेश फोगाट पर। टॉप्स जो नरेंद्र मोदी की स्कीम है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके तहत 53,35,000 रुपए खर्च हुए विनेश फोगाट पर। ट्रेनिंग के लिए विनेश फोगाट को हंगरी जाना था तो हंगरी भेजा सरकार ने कि जाओ वहां बेहतरीन ट्रेनिंग लो। और ये जंतर मंतर वाले कांड के बाद का बता रहा हूं। तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को फोन करेंगे या नहीं जब वो फाइनल में पहुंची थी, अरे बॉस वो तो फोन करते ही, लेकिन वो विनेश फोगाट के लिए कोई मन में ग्रज लिए नहीं बैठे थे। खिलाड़ी हैं, भेजो इनको। विनेश फोगाट की रिक्वेस्ट पर उनके पर्सनल कोच तक को साथ भेजा गया। हंगरी में ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। विनेश फोगाट को शेनेगन वीजा भी ताबड़तोड़ स्पीड से सरकार की वजह से मिला। और विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके बताया कि यह मोदी सरकार की वजह से पॉसिबल हुआ है कि इतना जल्दी वीजा मिल गया। बुल्गारिया में 23 दिनों की ट्रेनिंग के लिए 5,44,000 रुपए खर्च हुए। बुडापेस्ट में 16 दिनों की ट्रेनिंग पर 10,54,000 रुपए खर्च किए सरकार ने। टोक्यो ओलंपिक में तो 1,13,00,000 रुपए खर्च हुए विनेश फोगाट पर। यानी जो लोग विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर यह कह रहे थे कि यह तो जंतर मंतर पर बैठी खिलाड़ी का मोदी सरकार को जवाब है, उन्हें यह देखना चाहिए कि विनेश जंतर मंतर पर बैठी थी या मोदी सरकार के खिलाफ क्या बोल रही थी। इससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो खिलाड़ी हैं, देश की शान है, देश के लिए मेडल लाने जा रही थी और इसलिए विनेश फोगाट हो या कोई और खिलाड़ी, मोदी सरकार की तरफ से बिना भेदभाव हर संभव मदद दी गई। और जहां तक रही साजिश की थ्योरी की बात, तो अगर साजिश ही करनी होती तो कोई इतनी सुविधाएं क्यों देता बॉस? बेस्ट कोचिंग सुविधाएं क्यों दी जाती? मतलब नरेंद्र मोदी इस लेवल की साजिश कर रहे थे कि एक काम करो, इसको बेस्ट ट्रेन करो। ये बोल रही है कि मुझे अपना पर्सनल स्ट्रेंथ कोच चाहिए, वो भी दे दो, पर्सनल स्टाफ भी दे दो, खूब भर भर के पैसा लगाओ, और जब ये फाइनल में जाएगी ना तब मैं वहां ओलंपिक में किसी को फोन कर दूंगा, मैं इतना पावरफुल हूं, और कहूंगा कि इसको ना एक काम करो, इसका 100 ग्राम वजन बढ़ा दो और इसको निकाल दो। अरे कुछ तो बुद्धि होगी ना बॉस। कहानी गढ़ रहे हो तो कम से कम कहानी गढ़ने में भी तो बुद्धि लगाओ, कि लॉजिक तो देखो। नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश करने वाला ये सब करता है। मोदी सरकार खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो भी एक फैक्टर है कि आज खिलाड़ी ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वरना इस देश ने तो ऐसी सरकारें भी देखी हैं जिनके राज में खिलाड़ियों के पास ढंग के जूते और दूसरे इक्विपमेंट्स तक नहीं होते थे, लेकिन कुछ जीत कर आ जाए तो फोटो खिंचाने के लिए सब लाइन में लग जाते थे। जिन लोगों ने सेना के लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाए जो लोग कायदे से, वो खिलाड़ियों को क्या सुविधा देते होंगे सोच लीजिए। यानी सरकार के स्तर पर कहीं कोई कमी नहीं थी और ये सारी बातें बताने वाली नहीं होती। ये सब बताने का मन नहीं था, लेकिन देश में झूठ और भ्रम की जो राजनीति चल रही है ना, ये एक विनेश फोगाट की बात थोड़ी है। आप झूठ बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने साजिश कर दी। बाकी कितने खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा कि हमारे देश की सरकार ऐसा करती है क्या? इसलिए यह सब बताना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर पीएम मोदी पर हमला हो रहा है, सरकार ने कुछ नहीं किया, साजिश कर दी, यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल मंत्री ने भी इसको लेकर जवाब दिया, सुनिए एक बार। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है।
सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ओलंपिक के नियमों के खिलाफ तो जा नहीं सकते। रेसलिंग की ग्लोबल संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि हमें नियमों का सम्मान करना होगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। हमें उनके यानी विनेश के लिए दुख है, वो बहुत कम अंतर से ओवरवेट थी। वजन करने का प्रोसेस सबके लिए सबके सामने है और किसी को ओवरवेट होने पर मुकाबला खेलने देना असंभव है। भारत ने जो अपील की है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट हम जानते हैं। हमें नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नियमों की बात कर दी, लेकिन अब नियमों में बदलाव की भी मांग हो रही है। अमेरिकन रेसलर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन बरोज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुश्ती मुकाबले के दूसरे 1 किलो वजन की छूट जाए, दूसरे दिन 1 किलो वजन की छूट दी जाए। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक वजन लिया जाए। सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों रेसलर्स के मेडल पक्के हो जाते हैं, भले ही दूसरे दिन वजन कम हो जाएगा या कम हो या ज्यादा हो जाए। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। अब नियम ऐसे हैं कि ना उसमें विनेश फोगाट कुछ कर सकती है, ना विनेश की टीम, ना भारतीय की सरकार और ना नरेंद्र मोदी। कौन ये नहीं चाहता होगा कि देश के लिए एक मेडल आ जाए? लेकिन इस समय जब सबको विनेश का हौसला बढ़ाना चाहिए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट के घर पहुंच गए। भगवंत मान को शायद पता नहीं था कि विनेश फोगाट और उनकी टीम ने वजन कम करने के लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए बोल पड़े कि वहां कोच और बाकी टीम क्या कर रहे थे। विनेश के बाल ही काट देते तो 200 ग्राम वजन कम हो जाता। यानी इनको पता भी नहीं है कि वहां क्या क्या हुआ है, लेकिन लाइन में सबसे पहले आगे लग गए कि हम आए हैं आपके लिए, आपसे मिलने। देखिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज आप कहते हैं बाल ही कटवा देती है। अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही है। और जो कोचेज हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में है। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं फिर और क्या काम करते हैं? उसके ऊपर डिपेंड, घूमने गए वहाँ पे कोच के ऊपर डिपेंड हो है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह जो शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के उससे पहले वजन चेक करना था। भगवंत मान बाल कटवाने की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी आम आदमी पार्टी तो अलग ही लेवल पर चली गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विनेश फोगाट ने पहले ही आशंका जताई थी कि जो टीम पेरिस गई है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के आदमी भरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विनेश के पानी में कुछ मिला दे। सुनिए आम आदमी पार्टी की यह थ्योरी भी सुनिए। ये वही विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे। जो लोग इसे लेकर अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, इस पूरी घटना को एक साजिश का नाम देकर भ्रम फैला रहे हैं। आज उन्हें ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग के नियमों और रेसलर के वजन से जुड़े साइंस के बारे में भी जान लेना चाहिए। आज ये बात समझनी चाहिए कि ओलंपिक में रेसलिंग के लिए बनाए गए नियम बहुत सख्त होते हैं और इसमें पहला नियम ही रेसलर के वजन के बारे में होता है। इसे लेकर पहलवान भी बहुत जागरूक रहते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने सियासी एजेंडे के चक्कर में विपक्ष के नेता ये नहीं बता रहे कि कल रात ही विनेश फोगाट को पता चल गया था कि उनका वजन बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए उन्होंने पूरी रात वर्कआउट भी किया, लेकिन सुबह जब उनका वजन करवाया गया तो वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। इसे पूरे मामले में सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश के वजन को लेकर कल शाम से लेकर आज सुबह तक क्या क्या हुआ ये बताऊं, उससे पहले ये समझिए कि इस बार ओलंपिक में विनेश फोगाट किस कैटेगरी में खेल रही थी और एक पहलवान के लिए अपने वजन को कंट्रोल करना कैसे सबसे बड़ा चैलेंज है। आमतौर पर विनेश फोगाट 53 किलो के वजन कैटेगरी में रेसलिंग करती हैं, लेकिन इस बार ओलंपिक में उन्होंने 50 किलो की कैटेगरी में क्वालिफाई किया। इसके अलावा आमतौर पर विनेश फोगाट का वजन 55 से 56 किलो रहता है, लेकिन ओलंपिक में रेसलिंग के लिए उन्होंने अपना वजन पहले ही 5-6 किलो कम कर लिया। हालांकि कल यानी 6 अगस्त को अपने पहले कंपटीशन के लिए विनेश ने अपना वजन 50 किलो से भी कम कर लिया था, लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। इन्हीं सख्त नियमों की वजह से रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम से ऐसा क्या, 100 ग्राम बढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप देखिए विनेश फोगाट का जो वजन था उसको लेकर जो कहा जा रहा है उसके फैक्ट्स भी समझिए। एक एक चीज पाठशाला में हम आपको इसीलिए हर चीज डिटेल में बताते हैं। विनेश का वजन अगर आप देखेंगे 6 अगस्त जब
3 राउंड उन्होंने खेले। तो राउंड 1 से पहले कितना था? राउंड 1 के पहले कितना था उनका वजन? 49 किलो, 49.9 kg, यानी 50 किलो से कम था। सेमीफाइनल के बाद जब वो सेमीफाइनल जीत गई और उसके बाद उनका वजन हुआ तो उनका वजन हो गया था 52.7 kg। अब आप कहेंगे कि बॉस ये कैसे हो गया, ये 2 किलो 700 ग्राम कैसे बढ़ गया वजन 3 बाउट खेलते खेलते? देखिए होता क्या है, खिलाड़ी कई बार क्या करते हैं, चूंकि वो 50 किलो की तो है नहीं, उनका नॉर्मल वजन 55-56 किलो रहता है, तो खिलाड़ी कई बार क्या कहते हैं 50 किलो की कैटेगरी में रहने के लिए मैच से पहले जब वजन होने वाला है उसके पहले वो लोग, जैसे कल रात प्रयास किया विनेश फोगाट ने, वैसे ही प्रयास करके पानी कम पी के और थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करके वगैरह वगैरह करके अपना वजन 50 से कम रखते हैं, या जो भी उनका कैटेगरी है उससे कम रखते हैं। तो जब वो उतरी तो 49.9 पे थी, लेकिन जब मैच हो रहा है, पानी पीजिएगा नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं, तो मैच लड़िएगा कैसे? कुछ खाइएगा नहीं, भूखे पेट लड़िएगा। तो मैच खेलते वक्त आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए आपको लिक्विड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, कुछ खिलाया जाता है ताकि शरीर में ताकत रहे, तब ना रेसलिंग लड़िएगा। तो 3 बाउट खेलना था विनेश फोगाट को, 3 बाउट खेली, पानी पिलाया गया और चीजें पिलाई गई, खिलाई गई, तो वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। बीच में लड्डू थोड़ी खा रही थी, छोले भटूरे थोड़ी कोई खिला रहा था। अब ये 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ गया। दिक्कत यह थी कि अगले ही दिन फाइनल होना था 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को यानी एक रात के अंदर उनको यह वजन घटाना था, और उन्होंने 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा और उन्होंने 52.7 से 50.1, 7 अगस्त को उनका वजन आया 50.1 kg, यानी करीब करीब 2 किलो 600 ग्राम वजन घटा लिया रात भर में इतनी मेहनत करके। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया। अगर यह 100 ग्राम वजन भी कम हो जाता तो विनेश फोगाट को फाइनल मैच में एंट्री मिल जाती और आज तस्वीर कुछ और हो सकती। एक रात के अंदर विनेश फोगाट ने अपना वजन 2 किलो 700 ग्राम से ज्यादा कम किया, लेकिन इसके बाद भी 100 ग्राम ज्यादा रह गया। विनेश फोगाट ने अपने 52.7 किलो वजन को 50 किलो तक लाने के लिए पूरी रात वर्कआउट किया, बॉडी से ज्यादा पसीना निकालने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज की। पसीना निकलने से शरीर का वजन कम होता है। विनेश ने पूरी रात कुछ खाया नहीं, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं ली। 6 जुलाई के मैच के लिए भी विनेश ने यही सारी मेहनत की थी, तब विनेश का वजन 50 किलो से कम होकर 49 किलो 900 ग्राम हो गया था, लेकिन आज 100 ग्राम ज्यादा रह गया। भाई शरीर है ना, आप प्रयास कर रहे हैं, शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये आपके हाथ में थोड़ी है। इससे पहले भी विनेश फोगाट अपनी प्रैक्टिस के दौरान वजन 50 किलो से कम करके ही रेसलिंग कर रही थी। यह हर पहलवान की रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जिसमें इस तरह जी तोड़ मेहनत की जाती है ताकि टूर्नामेंट के मैच में डिस्क्वालीफाई होने से बचा जा सके। अपना वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट कितनी मेहनत कर रही थी, इससे जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ज्यादा से ज्यादा पसीना लाने के लिए विनेश ने FBT सूट पहनकर पूरी रात वर्कआउट किया। इस तरह के सूट को पहनने के बाद बॉडी को हवा नहीं मिलती, जिससे शरीर के अंदर की हीट बढ़ती है, ज्यादा पसीना निकलता है। आप सोचिए कि पूरी रात इस सूट को पहनकर विनेश फोगाट किस लेवल की मेहनत कर रही थी, और यहां पॉलिटिक्स चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने साजिश कर दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि विनेश फोगाट को अपनी कैटेगरी से ज्यादा वजन होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। इससे पहले भी वो ज्यादा वजन की वजह से मैच से ठीक पहले बाहर हो चुकी है। 8 साल पहले 2016 के ओलंपिक के दौरान क्वालिफाइंग राउंड के दौरान भी विनेश फोगाट बाहर हो गई थी। उस समय विनेश 48 किलो वजन की कैटेगरी में रेसलिंग करने वाली थी, लेकिन मैच से पहले उनका वजन 400 ग्राम ज्यादा पाया गया था और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो जो लोग ये नियम नहीं जानते, साइंस नहीं समझते और इतिहास नहीं जानते, बस मुंह फाड़ देना है कि नरेंद्र मोदी ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उनको छोड़िए और ये सब जानिए। ये देश हित में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भ्रम और झूठ फैलाने की पॉलिटिक्स अलग लेवल पे जा रही है। आज ये मुद्दा है, कल कुछ और होगा, और आंख मूंद के विश्वास कीजिएगा तो भैया बहुत गंदा फंसिएगा। अब यह भी समझिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी मेहनत के बाद भी विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से कम नहीं हुआ, जबकि एक दिन पहले 6 अगस्त के मैच से पहले उनका वजन 50 किलो से कम हो गया था। इसे समझने से पहले दोनों दिनों की आपको डाइट चार्ट दिखाता हूं। 6 अगस्त मैच से पहले वजन 49.9 किलो था, और उसके बाद जब मैच के 3 बाउट्स हुए तो उन्हें डाइट में 1.5 किलो फूड प्लस एनर्जी ड्रिंक्स मिला था।
जिसकी वजह से उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था। विनेश ने मैच के बाद खाना खाया मात्र 1.5 किलो और वजन बढ़ गया करीब 3 किलो। ऐसा कैसे हुआ, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल शरीर का वजन बढ़ने और कम होने के पीछे बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर भोजन को एनर्जी में बदलता है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में BMR यानी मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है उनका वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। कई बार बहुत मेहनत और वर्कआउट के बाद भी एक तय लेवल से नीचे वजन नहीं आ पाता। इसके अलावा ज्यादा मानसिक दबाव से होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वजन कम नहीं होता है। इन सब के अलावा भी आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और शरीर उसे लेकर किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वजन कम करने के दौरान काम आती है। आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में एक परफेक्ट उदाहरण देकर समझाता हूं। दरअसल भारत की स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी थी। तब उन्होंने मात्र 4 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था। यह घटना 2018 की है, जब एक टूर्नामेंट में मैरी कॉम को 48 किलो वेट कैटेगरी में हिस्सा लेना था। टूर्नामेंट पोलैंड में हो रहा था। जैसे ही मैरी कॉम प्रैक्टिस के लिए पहुंची तो उनका वजन 2 किलो ज्यादा निकला। टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए उनके पास सिर्फ 4 घंटे का समय था। इसके बाद मैरी कॉम ने मात्र 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाकर टूर्नामेंट में प्रवेश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल भी जीता था। मैरी कॉम ने सिर्फ स्किपिंग करके यानी रस्सी कूद करके इतना वजन घटा लिया था। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जब उन्होंने एक दिन पहले मैच खेला था उस वक्त उनका वजन सही था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में आपको ओलंपिक में रेसलिंग को लेकर नियम क्या है वो भी बताता हूं। ओलंपिक में रेसलिंग से पहले पहलवानों का मैच के पहले वजन होता है। अगर रेसलर 2 दिन बाउट लड़ते हैं तो दोनों दिन फिर उनका वजन होता है। जिस दिन बाउट होता है उसी दिन हर पहलवान का वजन सुबह में होता है, यानी वजन सुबह में होता है। उसके बाद हर बाउट के बाद नहीं होता, जो संजय सिंह कह रहे थे कि इसमें इतना था, इसमें इतना था, तो इसमें कैसे बढ़ गया रातों रात। पहले वेट इन के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट में कई बार वजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन वेट इन सिर्फ 15 मिनट का होता है। वजन करने के बाद खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि उनके नाखून भी कटे हुए हैं या नहीं। इस वजन के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। सिंगलेट वो ड्रेस होती है जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, लिख रहे हैं कि 100 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ता, क्या इतनी रियायत नहीं दी जा सकती है। दरअसल ओलंपिक में 10 ग्राम वजन भी बहुत मायने रखता है। इसमें वजन कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है ताकि फेयर गेम हो। जब एक जैसे वजन के खिलाड़ी लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी लगाएंगे। अगर किसी का वजन 100 ग्राम भी ज्यादा है मतलब वो 100 ग्राम ज्यादा ताकत लगा रहा है, इससे फेयर गेम नहीं माना जाता। इसलिए जो लोग विनेश फोगाट को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उनसे सावधान रहिए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। बार बार ये झूठ और भ्रम की जो राजनीति चल रही है इससे बचने का तरीका ढूंढिए। एक तरीका है पाठशाला देखिए, लेकिन ये झूठ और भ्रम की राजनीति किस लेवल पर देश को ले जा सकती है ये समझना है तो अगला चैप्टर देखिए। पाठशाला की अगली क्लास, मोदी को हटाने के लिए भारत में बांग्लादेश वाला कांड होगा क्या? कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है क्या? राहुल गांधी क्या पीएम की कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं? और सीएम योगी ने बांग्लादेश को लेकर वो कह दिया जो हर हिंदू को सुनना चाहिए। अब उसका चैप्टर। आपको, हमको, सबको जिस वक्त जलता बांग्लादेश दिख रहा है, क्या भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को उस आपदा में मोदी को हटाने का अवसर दिख रहा है? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि 2 दिन से इशारों में भारत में तानाशाह की हालत बांग्लादेश के तानाशाह जैसी होगी या हर तानाशाह का ऐसा ही हाल होता है वगैरह वगैरह जैसे बयान दिए जा रहे थे। लेकिन आज तो खुलकर भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे ये तक कह दिया गया। और ऐसा कहने वाले कांग्रेस के नेता हैं और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि सलमान खुर्शीद हैं जो गांधी परिवार के इतने करीबी हैं कि ये तक जान लेते थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी रोई थी। वहीं सलमान खुर्शीद आज की डेट में कह रहे हैं कि साफ साफ कह रहे हैं कि जैसा हाल बांग्लादेश का हुआ है वैसा भारत का हो सकता है। सुनिए सलमान खुर्शीद को। फिर बात होगी कि क्या कांग्रेस भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के मंसूबे लिए बैठी है और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible.
सलमान खुर्शीद हो या इंडी गठबंधन के बाकी नेता, बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, लेकिन बांग्लादेश वाला हाल भारत का हो सकता है, इस पर पूरा ज्ञान दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद के उकसावे वाले भाषण यहीं नहीं रुके। एक बुक लॉन्च के मौके पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने यह भी कह दिया कि देश में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है। एक बार सुनिए सलमान खुर्शीद के बयान का यह हिस्सा, फिर आपको कांग्रेस के एक और नेता का भड़काऊ बयान सुनाता हूं। Everything may look normal in Kashmir, everything may look normal here. We may be celebrating the victory, although of course some people believe that that victory or that success of 2024 was perhaps only marginal, perhaps a lot more needs to be done. But the fact remains that under the surface there is something simmering and something really, really awful that we haven't been able to do anything about. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज भी जताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को देश में शांति पसंद नहीं है, वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। सुनिए एक बार बीजेपी के नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की टूल किट तैयार हो रही है क्या। किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? सलमान और इनकी पार्टी वो भारत की सलामती के लिए नहीं चाहते, वो चाहते यहाँ अस्थिरता हो, दंगा हो, लोगों में जातिवाद बढ़े, संप्रदायवाद बढ़े, लूटपाट मचे, अस्थिरता हो और फिर इनको गाना बजाने का शौक में इनका जो सपना है वो पूरा हो। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? यह भी याद रखिए कि ये वही सलमान खुर्शीद हैं जिनकी भतीजी ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर वोट जिहाद करने के लिए कहा। सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि सभी मुसलमानों को एकजुट होकर वोट जिहाद करना चाहिए। सुनिए वो बयान भी याद दिलाता हूं। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। भतीजी से लेकर सलमान खुर्शीद तक ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उकसाने वाली हैं, जो बातें सवाल उठाती हैं कि क्या अंदर ही अंदर कोई प्लान चल रहा है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं तब से इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी की जीत हजम नहीं हो रही। उसके नेता बार बार ये भविष्यवाणी करते रहे कि मोदी सरकार जून में गिर जाएगी, जुलाई में गिर जाएगी, अगस्त में गिर जाएगी। अब बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी इंडी गठबंधन ने अपनी जीत तलाशने की कोशिश की, लेकिन इंडी गठबंधन का यह खेल बड़ा खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि उसके नेता बांग्लादेश के बहाने बार बार जनता को उकसा रहे हैं। इंडी गठबंधन खुद तो नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया, इसलिए अब जनता के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। बांग्लादेश पर बयान देते हुए इंडी गठबंधन के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि जनता नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी, जनता पीएम आवास में घुस जाएगी, देश की जनता ही नरेंद्र मोदी का हाल शेख हसीना की तरह कर देगी। बॉस जनता को ही करना था तो जनता लोकसभा के चुनाव में कर देती, वहां तो नहीं किया जनता ने। आप प्रयास कर रहे हैं क्या कि जनता सड़क के रास्ते ये सब करे? आप सुनिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा इसी तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि भारत में भी जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। एक बार सज्जन वर्मा को सुनिए, फिर आपको इंडी गठबंधन का असली खेल बताता हूं। आज मैंने तो आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। सुन रहे हैं आप? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे बयान कांग्रेसी नेताओं के मुंह से आ रहे हैं कि श्रीलंका में घुस गए,
बांग्लादेश में घुस गए प्रधानमंत्री के घर में, अब नरेंद्र मोदी के घर में घुसे। कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान से यही लग रहा है कि इंडी गठबंधन खुद तो मोदी को रोक नहीं पाया, अब यह माहौल बनाया जा रहा है कि देश में मोदी के खिलाफ जनता में काफी गुस्सा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उससे यह नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि भारत में हर वर्ग गुस्से में है, हर वर्ग में असंतोष है। जैसे आप देखिए, पेपर लीक पर राहुल गांधी ने यह माहौल बनाया कि भारत में तो पूरे एग्जाम सिस्टम ही फेल हो गया, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। लेकिन राहुल गांधी ने यह तो नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक दो जगह छोड़ के कहीं पर भी ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ, इसके सबूत नहीं मिले। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकारों के समय कितने पेपर लीक होते थे। राजस्थान में तो बार बार पेपर लीक होता था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाई, जो कांग्रेस कभी नहीं ला पाई। यानी छात्रों को पंप कर रहे हो आप। इसी तरह किसानों को यह कहकर भड़काया जा रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देना तो बहुत आसान है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। लेकिन राहुल गांधी यह नहीं बताते कि उनकी खुद की सरकारें 50-60 साल देश में रहीं, क्यों सारी फसलों पर एमएसपी पर कानून नहीं लाई। राहुल गांधी यह क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकारों ने जो एमएसपी पे खरीद की उससे कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद ऑलरेडी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी यह नहीं बताते कि एमएसपी पर सारी फसलें खरीदने का कानून आया तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, मनमोहन सिंह तक ये मानते थे। और राहुल गांधी यह भी नहीं बताते कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, यानी किसान को पंप कर रहे हैं कि वो सड़क पर आए। बजट में मिडिल क्लास को यह कहकर उकसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, जबकि ये वो लोग हैं कि खुद के राज्य में पेट्रोल पर वैट तक घटाने को तैयार नहीं होते। जीएसटी की मीटिंग में चुप बैठते हैं और बाहर आकर कहते हैं जीएसटी बढ़ा दी गई। राज्यों के बीच यह कहकर टकराव पैदा किया जा रहा है कि दो राज्यों को सब कुछ दे दिया गया, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। अग्निवीर के मुद्दे पर तो साफ साफ झूठ बोलकर यह भड़काया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सेना को कमजोर कर रही है। यानी आप देखिए, किसान, जवान, छात्र, मिडिल क्लास, सारे वर्गों को पंप किया जा रहा है, उन्हें पिन मारा जा रहा है। और सिर्फ विपक्ष के नाते मुद्दा उठाया जाता तो यह माना जा सकता था कि ये लोग फैक्ट बताते, सच बताते, लेकिन चूंकि झूठ बोल बोलकर यह हो रहा है, इसलिए यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं क्या? और क्या उनकी पार्टी अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रही है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत की सड़कों पर दिखे? कांग्रेस का सियासी खेल आप इस तरह से भी समझिए कि हरियाणा में वहां की सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में लगातार सरकार एमएसपी न सिर्फ बढ़ा रही है बल्कि पूरी खरीद भी हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी कोशिश हो रही है कि किसानों के मुद्दे को गर्म रखा जाए। पिछले कुछ दिनों में 2 बार राहुल गांधी किसान नेताओं से मिल चुके हैं। पहली बार किसान नेताओं का एक गुट राहुल गांधी से मिला था, दूसरी बार किसान नेताओं का दूसरा गुट राहुल गांधी से मिला। इसमें वही बातें कही गई कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, किसानों का कर्ज माफ। राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? इसी तरह से आप राहुल गांधी की जाति वाली राजनीति को देखिए। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करके जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में ये लोग जातिगत जनगणना करवा चुके हैं। बावजूद इसके 10 साल से रिपोर्ट दबाकर बैठे। 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया, लेकिन अब तक रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आए। अगर जातिगत जनगणना को लेकर इतने सीरियस थे तो लाते ना रिपोर्ट। इसलिए कह रहा हूं बॉस कि वाकई पब्लिक के मुद्दे उठाना जो है इनकी कोशिश है, या पिन मार मार के पब्लिक को सड़क पर लाने का प्रयास हो रहा है ताकि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं। ये सवाल पूछे जाएंगे। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक जनता उठती है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकती है। जैसे श्रीलंका में खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वहां की सरकारें हिल गई, बांग्लादेश में आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। इसी तरह से इंडी गठबंधन भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ही मुद्दे की तलाश में है जिससे लोग सड़क पर आ जाए। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह के मुद्दे पकड़ रहे हैं जिससे पब्लिक का सेंटिमेंट जो है ना वो उबाल मारे। जैसे राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी के चक्कर में भारत के बैंकों, शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया। भले ही अंबानी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी को कोई वोट ना मिले, इस मुद्दे में कोई दम ना हो, झूठ हो, खुद कांग्रेस शासित राज्यों में अंबानी अडानी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो,
LIC का पैसा ना डूबा हो, HAL जो है वो विकास कर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं ताकि लोगों के मन में ये भर दो कि तुमको छोड़कर देखो उसके लिए हो रहा है। इसी तरह आरक्षण के मुद्दे को भी हथियार बनाकर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पूरे लोकसभा चुनाव में यही बात फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद भी इंडी गठबंधन इस मुद्दे को पकड़े हुए है। और इंडी गठबंधन को जब यह दिख गया कि आरक्षण का मुद्दा कैसे किसी देश को हिला सकता है, तो वो तो अब इसे छोड़ने वाला नहीं। यानी एक एक मुद्दा जिस तरह से झूठ और भ्रम के जाल में फंसाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो साफ साफ दिखाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को न हटा पाने वाले लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। भारत की राजनीति में यह बात कोई भी आसानी से बता सकता है कि आरक्षण, जाति, धर्म, ये सब मुद्दे कितने संवेदनशील हैं और कैसे इन मुद्दों पर लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। इंडी गठबंधन को भी यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए इन्हीं मुद्दों का सहारा लेना होगा। जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे को पकड़े हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप क्या चाह रहे हो, देश में अनार्की हो जाए? अभी SC ST में आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को मिल गया। इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आड़ में भी जनता को भड़काने की राजनीति कर सकता है। इसी तरह इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को लगातार उकसाता रहता है। वक्फ एक्ट में संशोधन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अभी बिल आया भी नहीं, उससे पहले ही उसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया गया। NRC ये लोग आने नहीं देंगे, CA पर हंगामा करेंगे, शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाएंगे सड़क घेरने वालों के साथ। क्या कर रहे हैं ये लोग? महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए भी ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं। यानी इंडी गठबंधन जाति धर्म से जुड़े ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिससे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव चलाया जा सके और दुनिया के सामने तस्वीर ऐसी रखो कि नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भर दो कि हमारी सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का हाल देखकर इंडी गठबंधन अचानक से एक्टिव हो गया है कि भाई दूसरे रास्ते से यह गद्दी मिल सकती है। देश को बांटकर उसका दोष नरेंद्र मोदी पर मढ़ने का खेल पहले से चल रहा है। राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पर लगातार यह माहौल बनाते रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, भारत में तो तानाशाही चल रही है। ये वही सारे आरोप हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना पर लगाए गए और उन पर तानाशाह होने का टैग लगाया गया। साल 2022 में राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर यह तक कह दिया था कि संविधान के अनुसार भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इसकी बजाय इसे राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। साल 2023 में राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह कहकर सनसनी मचा देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में और अमेरिका, यूरोप जैसे देश चुप बैठे हैं। यह आज से नहीं चल रहा प्रयास बॉस। आप सुनिए राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान, आपको याद दिलाता हूं। The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic people on this planet. यानी एक तरह से राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भारत में दखल देने के लिए भी उकसा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन बांग्लादेश के नाम पर जनता को उकसा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन ये क्यों भूल जाता है कि देश में अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता में गुस्सा होता तो वो लोकसभा के चुनाव में जवाब देती। सड़क पर बांग्लादेश जैसे सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव के वक्त गुस्सा दिख जाता। अकेले बीजेपी को पूरे इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें ना मिलती, ना ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते। लेकिन इंडी गठबंधन और राहुल गांधी की यह बौखलाहट इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी के पीएम बनने का इंतजार लंबा होता जा रहा है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी सरेंडर करने के भी मोड में नहीं। उनका विजन क्लियर है, उनको देश को आगे ले जाना है। बांग्लादेश का हाल देखकर इंडी गठबंधन के मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं पर हमलों के संदर्भ में इतिहास को देखा जाना चाहिए। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। एक बार सीएम योगी को सुनिए। आज भारत के तमाम पड़ोसी बन रहे हैं,
मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुओं को सोचने के लिए कह रहे हैं। कितने सोचेंगे ये तो भगवान ही जानता है।